सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज के इस सेशन में हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ABTA 2026-27 का। ठीक है, और AC 89 है। असल में अगर आपके पास ABTA है तो आप उसे खोल कर देखिएगा, तो आपके ABTA में इस ईयर भी और लास्ट ईयर भी ज्योग्राफी का एक भी इंग्लिश वर्जन नहीं दिया हुआ है, सब बंगाली वर्जन है। ठीक है, तो वही पहला जो बंगाली वर्जन है उसी को मैं ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया हूँ अच्छे से, पूरा सीक्वेंस वाइज। तो बगैर देरी के मैं शुरू करूँगा आज का ये सेशन। ठीक है, इंग्लिश वर्जन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं पूरा वही जो है ट्रांसलेट करके ला रहा हूँ। ठीक है, और बाकी मैं अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको खुद से कोशिश करना, अटेम्प्ट करने का, और मेरा सॉल्यूशन जरूर से देखना है, और लास्ट में जो है एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये बेनिफिट पहुँच सके। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड द यूरोपियन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, जो आपको जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वर्ड आपको देखने को मिला था कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट किया था। ठीक है, और यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट जो थे वो एक दूसरे से आकर मिले थे, तो उससे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अगर सी पूछता तो याद रखना तेथिस सी। ठीक है, 33C। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द कनेक्शन ऑफ द वेस्टर्न सहारा कोस्ट ऑफ अफ्रीका विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज एविडेंस ऑफ। देखिए यहाँ पर है ये अफ्रीका है। ठीक है, ये है इसका वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको जो है यहाँ से ऐसे आते हुए मिलेगा, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, और यहाँ से आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कभी एक दूसरे का पार्ट थे। यही पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का एविडेंस है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एपोक इन विच द फ्रैगमेंटेशन ऑफ पेंजिया बिगेन इज नॉन एज। तो पेंजिया का मतलब आप याद रखिएगा सुपर कॉन्टिनेंट, और ये किस एरा में आपको जो है टूटना शुरू किया, तो याद रखिएगा ट्रायसिक पीरियड में या फिर ट्रायसिक एपोक में। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मास वेस्टिंग। पहला स्टेटमेंट है ग्रेविटी इज़ द मेन फोर्स, सही बात है, पहला ट्रू है, ग्रेविटी जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है। रेनफॉल इज़ एन ऑक्सिलियरी फैक्टर। देखिए ऑक्सिलियरी का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा कुछ हेल्प देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेनफॉल इससे काफ़ी हद तक एसोसिएटेड होता है। यहाँ तक कि हमें देखने को मिलता है कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो वहाँ मास वेस्टिंग के नतीजे में लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, है ना। तो रेनफॉल ऑक्सिलरी फैक्टर नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा फॉल्स है। उसके बाद को थ्री जो तीसरा स्टेटमेंट है वह है द स्लोप ऑफ द लैंड इज़ नॉट इफेक्टिव। लैंड का जो स्लोप होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, सही बात है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 और 3 जो है वो ट्रू है और 2 जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये वाला आपको प्रैक्टिस करके जाना है, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स रॉकी माउंटेन लैंडफॉर्म। तो रॉकी माउंटेन लैंडफॉर्म जो होता है आपको पता है कि ग्लेशियल इरोजन से बनता है। ठीक है, एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है ये, तो इसमें से कौन सा है, तो अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो है यही है रॉकी माउंटेन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन और रीज़न है। असर्शन दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन रॉक परमिएबिलिटी एंड ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो हमें रॉक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से जो है वाटर उसमें से गुजर जाए। तो वाटर जब गुजर जाएगा तो स्टोर कैसे होगा, वाटर का स्टोरेज डिपेंड करता है रॉक के पोरोसिटी पर, मतलब उसमें कितना स्पेस है, कितना होल्स है, कितने पोर्स हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पोरस रॉक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप रॉक परमिएबिलिटी नहीं होगा, रॉक पोरोसिटी होगा, तो ये पहला फॉल्स है। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए ड्यू टू हाई परमिएबिलिटी ग्राउंड वाटर इज मोर इफेक्टिव इन लाइमस्टोन फॉर्म्ड रीजन्स। हाँ ये सही है, लाइमस्टोन में आपको देखने को मिलता है कि रॉक का परमिएबिलिटी ज़्यादा होता है, लाइमस्टोन रॉक होते हैं, तो इस वजह से जो है आपको हाई परमिएबिलिटी की वजह से वहाँ पर ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है। ये सही है, दूसरा वाला रीज़न जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक गलत है। यहाँ पर भी वही दिया तो ये भी गलत है। ए इज़ ट्रू नहीं, ए फॉल्स है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन वही होगा। ए जो है वो आपका फॉल्स है और जो रीज़न है वो आपका क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द कॉलम। पहला एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन को आपको याद रखना है कि इसको ओनियन पीलिंग वेदरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन की वजह से, एक्सफोलिएशन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑक्सीडेशन हमें कहाँ कैसे देखने को मिलता है, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, सबसे पहला बात कार्बोनेशन तो आप लोग जान रहे हैं, ये कहाँ हमें कास्ट टोपोग्राफी या फिर लाइमस्टोन रीजन में देखने को मिलता है, तो 3 का 1 है। चलिए उसके बाद आते हैं हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन से हम देखते हैं कि जो क्ले मिनरल्स है वो क्या कर देते हैं, एक्सपांड करने लगते हैं, तो ये 4 का 4 ही होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन देखिए, तो ऑक्सीडेशन सबको पता है रस्टिंग होता है, तो 2 का 3 होगा, बचा 1, 1 का क्या होगा 2 होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 का 2 और 2 का 3, तो आपको ये वाला शायद ऑप्शन मिलेगा 3 का 1, हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, फिर से लिखा था लीवर्ड स्लोप ऑफ अ माउंटेन इज़ अ रैन शेडो एरिया। वही तो हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पर एक मान लीजिए पहाड़ रहता है और यहाँ से हवाएं उठती हैं, तो यहाँ मतलब पहाड़ से टकराती है तो यहाँ पर जो है आपका रेनफॉल होता है, और जब पहाड़ की इस साइड आती हैं तो वो मॉइस्चर से लेस हो जाती है और ये बन जाता है लीवर्ड साइड। ठीक है, तो पहला तो सही है कि रेन शेडो रीजन जो है वो कहाँ पर होता है, लीवर्ड स्लोप में होता है, तो पहला ट्रू है। दूसरा डिसेंडिंग एयर ऑन द लीवर्ड साइड वार्म्स एडियाबेटिकली रिड्यूसिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड इनहिबिटिंग प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेशन को इनहिबिट कर देता है यानी रोक देता है, ये तो आपको सही लग रहा होगा तो आप सही कर दीजिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इसमें कोई खेल नहीं है, असल में इसमें ह्यूमिडिटी बचता ही नहीं है, मॉइस्चर बचता ही नहीं है, मॉइस्चर से पूरा ड्राई हो जाता है, तो दूसरा वाला फॉल्स है। ठीक है, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। आई होप कि आपको ये वाला जो है सही से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन, तो याद रखिएगा पार्ट्स पर 1000 में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ कैलकेरियस पेलागिक डिपॉजिट यानी कैलकेरियस ओज। ठीक है, असल में आपका जो ओशन वाला चैप्टर है उसमें से है, तो याद रखिएगा ग्लोबिजेरिना ओज। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज करेक्ट। इट हैज़ अ वेरी शैलो ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रेडियंट, नहीं स्लो तो शैलो तो नहीं होता है, स्लोप यानी स्टीप होता है ये, ठीक है ना। तो इट इज़ द स्टीप जोन कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू द डीप ओशन फ्लोर, ये सही है। चलिए इसकी बात देखिए, आपको पता है वेन डायग्राम से भी देकर पूछ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बायोस्फीयर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है कि बायोस्फीयर में मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना ग़िज़ा अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो ये दोनों तो बायोस्फीयर का ही पार्ट है ना, बायोस्फीयर के अंदर ही आएंगे। अगर हम बायोस्फीयर को मान लें कि मान लीजिए ये बड़ा सा रीजन, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, अगर ये बड़ा सा रीजन बायोस्फीयर है और ऑटोट्रॉफ्स इसी में आएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स भी आपके इसी में आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए अगर मान लीजिए ये बड़ा वाला सर्कल बायोस्फीयर है तो ये वाले आपके ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे और ये वाले आपके हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हैं, तो देखिए ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जिनको वेन डायग्राम का नॉलेज होगा वो आराम से कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेन डायग्राम का अलग से सब चैप्टर का लेकर आऊँ तो मैं ज़रूर से लाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए आपको बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर देता है, तब आप क्या करते हैं, तब आप देखिए ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्शन ए। यहाँ पर एक तरफ हो जाता है हाइड्रोस्फीयर, एक तरफ हो जाता है एटमॉस्फेयर, एक तरफ हो जाता है लिथोस्फीयर, और बीच में जो इनका इंटरसेक्शन है वो होता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द गिवन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले याद है क्या, वेदरिंग होता है। वेदरिंग के बाद एरोडेड मटेरियल वहाँ से निकलते हैं, एरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, और लास्ट में जाके डिपोजिशन होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा यहाँ पर मैच द कॉलम दिया हुआ है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे सब। देखिए पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, किस तरह के क्लाइमेट, आपको क्लाइमेट टाइप दिया हुआ है एक तरफ बायोम दिया हुआ है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। एक का दो है सवाना जो ग्रासलैंड है वो हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में। इसके बोले देखिए छपारल है, छपारल एक तरीके का मतलब प्लांट है, इसको हम लोग याद रखिएगा ग्रीज वुड भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीज वुड, इसको ग्रीस वुड भी कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। और लास्ट में टुंड्रा, तो टुंड्रा आप जानते भी है पोलर या फिर आर्कटिक क्लाइमेट में देखने को मिलता है। अगर हम इसे अरेंज करें तो एक का दो है देखिए, और दो का तीन है, एक का दो, दो का तीन, तीन का एक और चार का चार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्केबल लैंड इज प्राइमरली कंसिडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो याद रखिएगा मैन लैंड रेशियो। ठीक है, वर्केबल लैंड पूछा आपसे या फिर आपसे पूछे फंक्शनल लैंड, तो मैन लैंड रेशियो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कंडीशन ऑफ एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज क्लासिकली टर्म्ड अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड रैपिडली डिक्लाइनिंग लो डेथ रेट। यही है कि आपका बर्थ रेट तो काफ़ी ज़्यादा है और जो डेथ रेट है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है वो घटते जा रहा है, डिक्लाइन करते जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखिएगा आप, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्ट एज पुल फैक्टर। ठीक है, पुल फैक्टर मतलब जो लोगों को किसी रीजन में खींच कर लाए। हाई रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी रीजन में, आप यहाँ पर देखिए इसको रट्टा मत मारिएगा, ये समझने वाला चीज़ है। ठीक है, ज्योग्राफी में ज़्यादातर ज्योग्राफी हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब समझने वाले हैं। देखिए अगर अब किसी रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, तो लोग तो वहाँ से भागेंगे ना, वहाँ से सोचेंगे वो रीजन छोड़ के चले जाए। तो इसको पुश फैक्टर कहते हैं, लोग वहाँ से मतलब खुद को हटाएंगे, पुश। ठीक है, सेवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कहीं जगह पर अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो तो वहाँ पर भी लोग रहना नहीं चाहेंगे। फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, अक्सर वहाँ पर जो है बहुत सारे डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स आते हो तो लोग वहाँ भी रहना नहीं चाहेंगे। लेकिन देखिए कहीं पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लिविंग कंडीशंस मिले, तो लोग वहाँ पर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, यही होता है पुल फैक्टर। ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड विद अ नैरो बेस। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पॉपुलेशन पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो क्वेश्चन आए हैं आपके, इस ईयर भी क्वेश्चन आएंगे, एक ना दो। पॉपुलेशन पिरामिड से क्या आएंगे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन करेक्ट नहीं है एक ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड के रिलेटेड जिसका नैरो बेस हो। देखिए इसको हम लोग कहते हैं, असल में मतलब ऐसे जाता है ये पिरामिड। ठीक है, इसका बेस जो होता है ना वो नैरो होता है, एक बेल शेप टाइप लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेवलप्ड कंट्री में होता है। नैरो बेस होने का मतलब कि वहाँ पर यंग पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है। यंग पॉपुलेशन कम होने का मतलब वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम है। और डेवलप्ड कंट्री में हमें यही मिलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है, यंग पॉपुलेशन कम होता है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इट इंडिकेट्स अ डिक्लाइनिंग और लो बर्थ रेट। हाँ बिल्कुल सही है कि बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है, तो ये सही है। लेकिन हमें सही नहीं पूछा, हमें पूछा कौन करेक्ट नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इट टिपिकली रिप्रेजेंट्स एन एजिंग पॉपुलेशन। अभी मैं आपको बता दें, एजिंग मतलब ओल्ड एज, जो लोग बूढ़े हो गए हैं वो ज़्यादा होंगे। वही है कि मतलब यहाँ पर देखिए ये वाला रीजन आपको ज़्यादा दिखेगा, तो ये वाला रीजन ज़्यादा दिखने का मतलब है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन या फिर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इट रिफ्लेक्ट्स अ पीरियड ऑफ रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, देखिए अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए तो आपका बर्थ रेट कम है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा कौन करेक्ट नहीं है और यही करेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आपको आपको मालूम होगा कि वहाँ का जो बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और ये वाला ऊपर का रीजन नैरो होता है। वहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और ओल्ड एज पॉपुलेशन कम होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ कोर बायोलॉजिकल कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा फेकंडिटी, जिसको बायोलॉजिकल फर्टिलिटी कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21,
सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग सेटलमेंट ज्योग्राफी एसोसिएशंस। पहला रिवर बैंक में सर्कुलर सेटलमेंट पैटर्न मिलता नहीं, रिवर बैंक में हमको हमको लीनियर मिलता है ना कि सर्कुलर। ठीक है, तो हमको करेक्ट पूछा, तो ये तो इनकरेक्ट है। खैर, क्रॉसवर्ड इंटरसेक्शन में लीनियर सेटलमेंट नहीं। डिजर्ट ओसिस में न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पैटर्न मिलता है, सही बात है। डिजर्ट ओसिस मतलब आप जानते हैं ना, नखलस्तान जिसको बोलते हैं। डिजर्ट में जो रीजन ज़्यादा ग्रीनरी होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी वगैरह होता है, उसी को हम लोग ओसिस बोलते हैं। और वहाँ पर न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन रिवेन्यू एंड सेटलमेंट सिस्टम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इज, तो आपको पता है मौजा है। क्वेश्चन नंबर 23, बेस्ड ऑन द ऑफिशियल सेंसस क्राइटेरिया विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कौन करेक्ट नहीं है। रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट के 3 क्राइटेरिया थे, आपको पता है ना। पहला तो इट मस्ट हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5 इंडिविजुअल्स, ये तो सही है। इट मस्ट हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी सही है। एटलीस्ट, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज्ड इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे 75% है, और हमने तो 75% पढ़ा था। यहीं पर ये लोग मतलब इसे भी छोड़ देंगे। हाँ, ये तो सही है, लास्ट वाला टिक करके आ जाए। लेकिन देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 75% जो होंगे वो प्राइमरी में इंगेज होंगे, जबकि 75% नॉन प्राइमरी में, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज होने चाहिए। तो ये गलत है, और यही हमसे पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, क्योंकि 75% आपके कम से कम इंगेज होने चाहिए नॉन प्राइमरी में भी, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में या तो टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन यहाँ दिया प्राइमरी में इंगेज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अर्बन लैंड यूज सेटलमेंट मॉडल्स व्हाट इज टिपिकली फाउंड इन द इनर मोस्ट कोर ऑफ द सिटी। तो आपको पता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ मेजर सोशो कल्चर प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी रूरल सेटलमेंट्स। बहुत सारे रूरल सेटलमेंट्स में हम लोग को क्या मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सेवियर डेली ट्रैफिक कंजेशन, नहीं, ये तो अर्बन में मिलता है, तो ये गलत है। उसके बाद लार्ज स्केल हेवी इंडस्ट्री पॉल्यूशन, इंडस्ट्री वगैरह रूरल में उतने नहीं होते हैं। एंड एक्सेप्शनली, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, एंड एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग एंड लिविंग, नहीं, मतलब वही रहने का भाड़ा या फिर खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये तो शहरों में होता है। डीप रूटेड एथनिक एंड कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशनल प्रॉब्लम्स, आपको पता है कास्ट वगैरह का मैटर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये रूरल एरियाज़ में, रूरल सेटलमेंट में ज़्यादा होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा यहाँ पर देखिए फिर से एक वही दिया हुआ है सेटलमेंट का। वेट पॉइंट सेटलमेंट कहाँ पर होता है, तो वेट पॉइंट सेटलमेंट आपको पता है कि एक रिलायबल वाटर सोर्स के करीब होता है। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट बनाया जाता है ताकि फ्लड को अवॉइड किया जा सके। लीनियर सेटलमेंट आपको यहाँ पर देखिए बिल्ट अलॉन्ग अ ट्रांसपोर्ट लाइन, ठीक है, लीनियर। डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ मिलेगा, वही आइसोलेटेड भी कहते हैं इसको, फार्म स्टेट्स स्प्रेड अपार्ट, जो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, देखिए वही फिर से पॉपुलेशन पिरामिड एक और क्वेश्चन आ गया। इस साल भी मैं बोल रहा हूँ कि एक तो आएगा ही, मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड शेप्स मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द एज 6 बेस्ड पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। इंडिया को कौन सा पिरामिड, वही देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया के केस में पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा यही पूछ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड। अभी मैं बताइए, इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, जो यंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो बेस होता है ना वो ब्रॉडर होता है। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा बेस ब्रॉडर इसका है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर वाला दिखा रहा है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, यानी जो बूढ़े लोग हैं, जो 50 60 70 साल की उम्र के, वो लोग कम होते हैं और जवान लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जबकि नैरो बेस में अगर आएगा तो देखिए ये वाला मैं वहाँ पर आपको दिखाया था ना, नैरो बेस में ये डेवलप्ड कंट्री का होता है। अगर यूएसए का पूछेगा तो ऐसा पिरामिड बनेगा ए, अगर इंडिया का पूछेगा या फिर बांग्लादेश का और अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ का पूछेगा तो बी। इसको याद रखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन और रीजन फिर से दिया है। हेवी वेट लूजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑप्टिमली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ देयर रॉ मटेरियल, सही बात है। लोकेटिंग नियर रॉ मटेरियल सिग्निफिकेंटली मिनिमाइजेस प्रोहिबिटिव
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर हेवी अनडिफाइंड बल्क गुड्स। अब देखिए यहाँ पर वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिनमें रॉ मटेरियल्स होते हैं वो काफ़ी भारी भारी रॉ मटेरियल्स, बड़े बड़े रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उनका वजन घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के सोर्स के करीब लगाते हैं ताकि भारी सामानों को जल्दी से हम लोग इंडस्ट्री तक पहुंचा दें, फिर उसका वेट घटेगा तो फिर जो हल्के सामान है उनको ट्रांसपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है रीज़न। तो वही बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। इसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर 29 ट्यूबवेल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, आपको रीज़न दिया हुआ है। तो ट्यूबवेल याद रखिए वही उत्तर प्रदेश, पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है। टैंक इरीगेशन इस्तेमाल किया जाता है तमिलनाडु, ठीक है, और डकन प्लेटू वगैरह में। इनंडेशन कैनल यानी जो मतलब कैनल जो कि उसमें पानी लबालब मतलब सालों साल भरा रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है गंगा का रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो वहाँ से कैनाल काट लिए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि जड़ों तक, एकदम जड़ों तक। देखिए एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का मतलब होता है पूरा खेतों को पानी से लबालब भर देना। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि पूरा नहीं भरना, बस जो प्लांट्स हैं, जो सैपलिंग्स हैं, उनके जड़ों तक पानी जो है बूंद बूंद पहुंचाना, इसी को ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। और ये होता है मतलब खासकर एरिड रीजन्स में जहाँ पानी की कमी होती है। अब राजस्थान में आपको पता है कि डेजर्ट एरिया है, एरिड रीजन है, बारिश वैसे ही नहीं होती है, तो पानी का बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो यही होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन से। इसके बाद मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली आइडेंटिफाइज प्राइमरी टाइप्स ऑफ आयरन और, जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस सबको पता है, कोल का है, बॉक्साइट ये सब एल्यूमिनियम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नेचुरल गैस इज प्राइमरी एंड इंक्रीजिंगली यूटिलाइज्ड एज क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेक्टर्स। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट में इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, सीएनजी जो बस वगैरह चल रहे हैं, तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। 32 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज करेक्ट। इट्स सेंटर्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स अलॉन्ग साइड फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन। सही बात है, यही इसका करेक्ट आंसर है। इन एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ रतून और रतूनिंग रिफर टू। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, रतून और रतूनिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि आपने कोई प्लांट या फिर कोई भी फसल उगाया, ये मान लीजिए कोई क्रॉप हुआ, तो इसको हम लोग पूरा जड़ से ना उखाड़ कर हम लोग यहाँ से काट देते हैं। ये वाला क्रॉप जो है इसको ले जाते हैं और बाकी जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर क्या होता है कि ये अपने आप फिर से ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो इसी को रतूनिंग बोला जाता है। और याद रखिएगा ये किस में प्रैक्टिस किया जाता है, खासकर तो शुगर केन में। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे कि रतून जो प्रैक्टिस है वो खासकर किस क्रॉप के लिए किया जाता है, तो शुगर केन के लिए किया जाता है। ठीक है, गन्ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, लिविंग द लोअर पार्ट्स एंड रूट्स ऑफ शुगर केन प्लांट्स अनकट टू यील्ड अ सब्सिक्वेंट क्रॉप, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सेशन के आखिरी 2 क्वेश्चंस, कॉलम वाले बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, वही प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपसे ढूंढूंगा कमेंट सेक्शन में, आप ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, लुक एट द फॉलोइंग, लास्ट आज के सेशन का, लुक एट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी टाइप्स विच अल्टरनेटिव लॉजिकली रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। पहला है इम्पोर्ट ट्रेड, तो एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक होता है इंटरनल ट्रेड। एक होता है होलसेल ट्रेड, तो एक क्या होता है, होलसेल का मतलब होता है कि बल्क में वो चीज़ भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हम लोग अगर ट्रेड करें तो उसको होलसेल ट्रेड बोला जाता है। और इसके साथ एक और क्या होता है, रिटेल ट्रेड यानी खुदरा बाजार। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है 35 का ए। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। अगला आप किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर सेशन चाहते हैं ज़रूर से बताएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।